जी सर। आवाज आ रही है सर मेरी? हेलो, सॉरी, मेरा माइक बंद था जी। कैसा रहा एग्जाम? अच्छा अच्छा सर, सही था वैसे तो। कुछ क्वेश्चन तो मुझे डिफिकल्ट लग रहे थे, वो थोड़ा सा इंजीनियरिंग से भी रिलेटेड थे। ओके। और कुछ चीजें जो है वो मेरे लिए नई थी बिल्कुल, क्योंकि मैंने ज़्यादा प्रोजेक्ट मैनेजमेंट तो नहीं किया, जो एक टिपिकल प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की वो होती हैं, बिल्कुल सही है, सही है। टर्म्स होती हैं। इसमें आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। दिस इज जस्ट अ प्री असेसमेंट एग्जाम। दिस इज एक्चुअल पीएमपी में ऐसे सवाल आते हैं। अब अच्छा सवाल ये है कि आप इस वक्त कितना जानती हैं प्रोजेक्ट मैनेजमेंट को, ये आपको अंदाजा हो गया होगा। तकरीबन 30% जी के करीब आपका नॉलेज जो है वो ठीक है। इसका मतलब है यू हैव टू बिल्ड इट टू अ लेवल ऑफ एटलीस्ट 85 to 90%। ओनली जी देन यू विल बी रेडी फॉर पीएमपी एग्जाम। जी ठीक है ना? बस ये मैंने आपको दिखाना था कि इतना गैप है आपका जो आपने ब्रिज करना है। जी जी तो जी 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 अब जब आप पढ़ेंगे ये सब चीजों को, हम आगे चलेंगे तो आपको वो और क्लियर होता जाएगा। वैसे अगर आप चाहें तो मैं आपको आपका जो क्वेश्चंस हैं वो दिखा सकता हूं, उनके करेक्ट आंसर्स वगैरह। जी सर, वो आप मुझे सबमिट कर दीजिएगा जो करेक्ट आंसर्स है ना। ओके, एक मिनट, मैं आपको जरा यहाँ पर भी शो करता हूँ। ये है जी आपका पेपर। जी पहला जो क्वेश्चन, ये आपको आंसर्स नजर आए थे जब आपने दिया एग्जाम? तो आंसर्स आपको बताए उसने? जी, इसके बाद उसने कहा है ना, मगर मैंने अभी रिव्यू नहीं किए। जब उसने कहा अच्छा। ना सी रेसी और रिस्पॉन्सेज, तो वो हाँ हाँ, आया है, लेकिन मैंने अभी रिव्यू नहीं किया वो उसको, आप मैं रिव्यू देखूंगी वहां से बैठ कर के ना। लीजिएगा। ये पहला जो क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट द बेस्ट प्रोसेस टू अकम्प्लिश रिसोर्स प्लानिंग। जी इसका जो आपने जवाब दिया है वो है नंबर 1, आइडेंटिफाइंग द रिक्वायर्ड रिसोर्सेज इन द प्रोजेक्ट चार्टर। अच्छा, हम्म, ये चूंकि आपको पता नहीं है अभी, प्रोजेक्ट चार्टर में जी रिसोर्सेज आइडेंटिफाई नहीं होते। चार्टर होता है जब इनिशियली आपको हुक्म दिया जाता है कि अब आप ये प्रोजेक्ट करें, तो उस वक्त तो रिसोर्सेज नहीं पता होते। फिर तो आप जी बाद में एस्टिमेट करते हैं, कैलकुलेट करते हैं, फिर कहीं जाके आप रिसोर्सेज निकालते हैं। हम्म, तो आइडेंटिफाई द अवेलेबल रिसोर्सेज एंड एलोकेट देम टू ऑल एक्टिविटीज इन द करंट फेज ऑफ द प्रोजेक्ट। आइडेंटिफाइंग द रिक्वायर्ड रिसोर्सेज एंड एलोकेट देम to all project activities. Identifying the resources that performed past similar projects and allocate them to all project activities. ये एक मिनट, थर्ड वाला है ना करेक्ट? थर्ड वाला, आइडेंटिफाइंग द रिक्वायर्ड रिसोर्सेज एंड allocate them to all project activities। ठीक है, आप इनको रिव्यू कर लीजिएगा अपने तौर पे, और जी आपको वहां पे मेरा ख्याल है करेक्ट आंसर नजर आएगा। यहाँ यही है, ठीक है। सेकंड, व्हेन प्रिपेयरिंग द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। ये प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन अभी आपको अंदाजा है कुछ प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन का? नो सर, मुझे अंदाजा नहीं है थोड़ा कि सा कैसे स्टैट का कैलकुलेट नॉलेज चाहिए करते हैं। होता है, प्रोबेबिलिटी वगैरह का अच्छा, अंदाजा स्टैट्स होना तो चाहिए। थोड़ा बहुत मतलब रिकॉल करेंगे तो याद आ जाएगा। स्टैट्स वैसे तो ओके पढ़ी है ओके, ना राइट। एजुकेशन। तो स्टैंडर्ड डेविएशन का ये सवाल है। इसी तरह अच्छा ये अगला क्वेश्चन जो है ये अर्न वैल्यू का है। नजर आ रहा है ना आपको? व्हाट वुड बी द जी जी कॉस्ट जी परफॉर्मेंस इंडिकेटर, सीपीआई। जो सीपीआई होता है वो अर्न वैल्यू डिवाइडेड बाय एक्चुअल कॉस्ट होता है। जो अगर 350 से 400 को डिवाइड करेंगे तो ये 0.875 इसका जवाब आएगा। ओके ओके। मुझे इसका फॉर्मूला पता नहीं था, तो बस मैंने वो एक फ्लूक लगाया है इसमें ना। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। एनीवेज, मैं ये नहीं कह रहा कि मैं ये सारी चीजें आपको यहाँ इस शॉर्ट कोर्स में पढ़ाऊंगा, लेकिन मैं आपको पीएमपी के हिसाब से बता रहा हूँ कि दिस इज व्हाट इट इज।
जी एनीवेज आप इसको रिव्यू जी कर लीजिएगा और हम टर्न करते हैं अपने मेन कोर्स की तरफ वापस आते हैं। अच्छा जी, एग्जाम हो गया हमारा। पीएमआई के बारे में और उसकी सर्टिफिकेशंस के बारे में जानना, नेचुरली आपको इसका भी अंदाजा है, क्योंकि जब आपको बिजनेस एनालिसिस पढ़ाया था तो तब भी मैंने बताया था कि कौन कौन से डिफरेंट स्टैंडर्ड्स हैं और क्या हिसाब किताब है। वो जरा थोड़ा सा अपडेट हो गया है। जो पीएमआई के स्टैंडर्ड्स हैं, जैसे आपको पता ही है कि बहुत सारे हैं, उनमें से दो चीजें ऐसी हैं जिनको हम गाइड्स कहते हैं। इनमें से एक है अ गाइड टू द प्रोजेक्ट मैनेजमेंट बॉडी ऑफ नॉलेज, जो कि बुनियादी तौर पर मतलब फाउंडेशनल स्टैंडर्ड है प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का। और जितने भी बाकी स्टैंडर्ड और गाइड्स निकली हैं वो दरअसल इससे आगे ग्रो किए हैं। मतलब ये है कि ये वो पहला स्टैंडर्ड था जो पीएमआई ने इस्टेब्लिश किया था। उसके बाद एक और चीज को अभी रिसेंटली इन्होंने गाइड का लेवल या स्टैंडर्ड दिया है, वो है पीएमआई गाइड टू बिजनेस एनालिसिस। ये शायद जब आपने पढ़ा होगा उस वक्त ये गाइड नहीं थी, ऐसा ही है। जी 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 नहीं थी। उस वक्त वो प्रैक्टिशनर वो थी। तो खैर जी जी एनीवेज, जी अब ये भी गाइड की शक्ल इख्तियार कर गई है, और अगर आपने एग्जाम देना हो तो इसको स्टडी करने की जरूरत आपको अभी मजीद पड़ेगी। जो इसके कोर स्टैंडर्ड्स हैं पीएमआई के, इनमें एक तो यही गाइड टू द प्रोजेक्ट मैनेजमेंट बॉडी ऑफ नॉलेज है। इसके अलावा स्टैंडर्ड टू फॉर प्रोग्राम मैनेजमेंट है, स्टैंडर्ड फॉर पोर्टफोलियो मैनेजमेंट है, और स्टैंडर्ड फॉर ऑर्गेनाइजेशनल प्रोजेक्ट मैनेजमेंट है। और ये मैं आगे चल के प्रोजेक्ट प्रोग्राम और पोर्टफोलियो को डिस्कस करूंगा, और ओपीएम को भी एक मॉड्यूल में डिस्कस करूंगा। पीएमबीओ के गाइड जो है दरअसल ये कंसिस्ट करती है दो चीजों से। इस वक्त आपको जो तस्वीर पीएमबीओ के गाइड की नजर आ रही है, ये 6th एडिशन की है। अब इसकी 7th एडिशन भी आ चुका है, जो कि आगे आपको नजर आएगा। बट एनीवेज, पीएमबीओ के इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। वन इज कॉल्ड a guide for the project management body of knowledge, and the other is called the standard for project management, just in line with the standard for program management, the standard for portfolio management, the standard for organizational project management. तो उसी ट्यून में जो चीज द स्टैंडर्ड फॉर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट है, दैट इज एक्चुअली इंक्लूडेड इन पीएमबीओ के गाइड। इसके दो पार्ट हैं, एक का नाम है द स्टैंडर्ड और दूसरे का नाम है पीएमबीओ के। तो इसलिए अलग से आपको किताब नजर नहीं आती, द स्टैंडर्ड फॉर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की अलग से किताब नजर नहीं आती। जो फर्क है 6th और 7th एडिशन में, उनमें से एक बहुत से फर्क हैं। एक फर्क यह है कि जो पहला पार्ट 6th एडिशन का था वो पीएमबीओ के थी, और जो दूसरा पार्ट इसके अंदर था वो स्टैंडर्ड था। इस बार ना सिर्फ ये कि इन्होंने इसका तरीकाकार तब्दील कर दिया है, मेथोडोलॉजी तब्दील कर दी है, बल्कि अब पहला पार्ट स्टैंडर्ड है और सेकंड पार्ट पीएमबीओ के। तो जब मैं आपको तीसरे दिन में परसों ये इसके बारे में 6th और 7th एडिशन, बल्कि आज भी थोड़ा सा इंट्रोडक्शन कराऊंगा, तो उसमें ये चीज क्लियर हो जाएगी। तो प्रोजेक्ट, प्रोग्राम और पोर्टफोलियो, ये तीन चेंज लाने के जरिए हैं एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, और इन तीनों का एक यूनिफाइड जो स्टैंडर्ड है प्रोजेक्ट, प्रोग्राम और पोर्टफोलियो का, उसे हम ओपीएम कहते हैं, ऑर्गेनाइजेशनल प्रोजेक्ट मैनेजमेंट। हाउ टू ग्लू देम टुगेदर, ये तीनों चीजें जुड़ती कैसे हैं, ये ओपीएम की शक्ल में जुड़ती हैं। अगर आप तीनों को इकट्ठे रेफर करना चाहें तो आप कहेंगे द स्टैंडर्ड फॉर ऑर्गेनाइजेशनल प्रोजेक्ट मैनेजमेंट। और लाजमी बात है, इनको तीनों चीजों को जो ग्लू करने की के लिए जो चीज चाहिए, वो उसको कहते हैं ऑर्गेनाइजेशनल एनेबलर्स। तो एक चौथा एलिमेंट आ जाता है ऑर्गेनाइजेशनल एनेबलर्स का, जो इन तीनों चीजों को जोड़ता है और ओपीएम बना देता है। एनीवेज, ये चार इसके कोर स्टैंडर्ड्स हैं। इसके अलावा
और कौन से स्टैंडर्ड हैं। जैसे मैंने कहा प्रोजेक्ट का स्टैंडर्ड है, प्रोग्राम का, पोर्टफोलियो का, ओपीएम का। रिसेंटली जो अभी प्रैक्टिशनर स्टैंडर्ड थे, जो प्रैक्टिस स्टैंडर्ड थे, उनमें से 2 एलिमेंट प्रमोट होकर स्टैंडर्ड का दर्जा पा गए। स्टैंडर्ड समझिए कि सबसे ऊपर का दर्जा है। तो अर्न वैल्यू मैनेजमेंट का प्रैक्टिस स्टैंडर्ड हुआ करता था, अब उन्होंने बाकायदा उसको 2-3 एडिशंस के बाद उसे स्टैंडर्ड का दर्जा दे दिया गया है। अब वो भी स्टैंडर्ड है, द स्टैंडर्ड फॉर अर्न वैल्यू मैनेजमेंट। इसी तरह जो रिस्क मैनेजमेंट का, प्रोजेक्ट रिस्क का प्रैक्टिस स्टैंडर्ड होता था, अब उन्होंने उसको यूनिफाई करके एक तो स्टैंडर्ड बना दिया है, दूसरा इट नाउ एड्रेसेस पोर्टफोलियोज, प्रोग्राम्स एंड प्रोजेक्ट्स। सो दिस इज द स्टैंडर्ड फॉर रिस्क मैनेजमेंट इन पोर्टफोलियोज, प्रोग्राम्स एंड प्रोजेक्ट्स। तो ये 6 स्टैंडर्ड हैं इस वक्त पीएमआई के, जिसको द स्टैंडर्ड कहा जाता है। प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, प्रोग्राम मैनेजमेंट, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट, ओपीएम, अर्न वैल्यू मैनेजमेंट और रिस्क मैनेजमेंट। ये 6 स्टैंडर्ड्स हैं। इसका निचला दर्जा क्या है? उनको कहते हैं जी प्रैक्टिस स्टैंडर्ड्स। प्रैक्टिस स्टैंडर्ड में आप ये देख सकते हैं, यहाँ आपको दाएं हाथ के ऊपर ऊपर अर्न वैल्यू मैनेजमेंट भी नजर आ रहा है। ये प्रैक्टिस स्टैंडर्ड था पहले, इसके 1, 2, 3, 2 एडिशन, गालिबन 2 या 3 एडिशन एज अ प्रैक्टिस स्टैंडर्ड चले हैं, और अब ये द स्टैंडर्ड बन गया। इसी तरह ये जो नीचे बॉटम पे लेफ्ट साइड पे नजर आ रहा है प्रोजेक्ट रिस्क मैनेजमेंट, ये पहले प्रैक्टिस स्टैंडर्ड था, अब ये द स्टैंडर्ड बन गया। सो यू कैन से कि ये जो बाकी चीजें प्रैक्टिस स्टैंडर्ड में चल रही हैं, हो सकता है कभी ये भी स्टैंडर्ड बन जाए, द स्टैंडर्ड बन जाए। है तो वो भी स्टैंडर्ड ही, लेकिन वो प्रैक्टिस स्टैंडर्ड है। जो द स्टैंडर्ड है वो चीजें जरा ज्यादा अफजल गर्दानी जाती हैं। फिर इसमें स्केड्यूलिंग का एक प्रैक्टिस स्टैंडर्ड है, उसके भी 2-3 एडिशन चल चुके हैं। एस्टिमेशन नया आया है, इसका गलबन 2nd एडिशन चल रहा है इस वक्त। कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट का प्रैक्टिस स्टैंडर्ड है। वर्क ब्रेकडाउन का स्ट्रक्चर का प्रैक्टिस स्टैंडर्ड काफी देर से चल रहा है, तो मेरा ख्याल है 4था एडिशन इसका आ चुका होगा, लेकिन अभी तक ये स्टैंडर्ड में प्रमोट नहीं हुआ, द स्टैंडर्ड नहीं बना। फिर ये प्रैक्टिस स्टैंडर्ड में और हमारे पास क्या है? बिजनेस एनालिसिस जो आपने पढ़ा था, ये 2 किताबें मैंने आपको पढ़ाई थी, बिजनेस एनालिसिस और रिक्वायरमेंट मैनेजमेंट। इसे कहते हैं आप प्रैक्टिस गाइड। ये प्रैक्टिस गाइड जी है। ये दोनों चीजें प्रैक्टिस गाइड से डायरेक्टली प्रमोट होके क्या बन गया? आ पीएमआई गाइड टू बिजनेस एनालिसिस। वो जो मैंने आपको बताया था कि बिजनेस एनालिसिस की भी एक गाइड है, वो दरअसल जी इन दोनों की प्रमोशन से बनी है। इसी तरह जो ओपीएम का स्टैंडर्ड आप देखते हैं, उसके अंदर ये 2 प्रैक्टिस स्टैंडर्ड शामिल हैं, मतलब ये दोनों प्रमोट होके वो चीज बन गए। एक है गवर्नेंस। ये गवर्नेंस बड़ा हॉट टॉपिक है आजकल का, बहुत हॉट टॉपिक है। किस तरह से पोर्टफोलियो, प्रोग्राम्स और प्रोजेक्ट को गवर्न किया जाए। और अगर देखा जाए तो गवर्नेंस ऑर्गेनाइजेशनल लेवल से नीचे की तरफ आती है। तो ऑर्गेनाइजेशन है, फिर आपके डिपार्टमेंटल गवर्नेंस, फिर पोर्टफोलियो गवर्नेंस, प्रोग्राम गवर्नेंस, प्रोजेक्ट गवर्नेंस वगैरह वगैरह। तो हर चीज को गवर्न कैसे किया जाए, तो गवर्नेंस ऑफ पोर्टफोलियो, प्रोग्राम और प्रोजेक्ट की प्रैक्टिस गाइड है। इसी तरह ओपीएम को एज कंबाइंड, मतलब प्रोजेक्ट, प्रोग्राम एंड पोर्टफोलियो को इकट्ठे इंप्लीमेंट करना हो ऑर्गेनाइजेशनल लेवल पे, तो वो कैसे किया जाए, उसके लिए ये वाली प्रैक्टिस गाइड है, इंप्लीमेंटिंग ओपीएम। एजाइल प्रैक्टिस गाइड मैंने आपको किताब भी दी है। ये जो मैंने कहा था एजाइल का एसीपी का एग्जाम है, वो जनरली इसके ऊपर बेस्ड होता है। फिर जनाब इसमें एक चीज आ गई है, नेविगेटिंग कम्प्लेक्सिटी, जो एक बहुत ही इंटरेस्टिंग प्रैक्टिस स्टैंडर्ड है, क्योंकि देखा ये जाता है कि प्रोजेक्ट, प्रोग्राम या पोर्टफोलियो जब हम करते हैं, तो हम जब पढ़ते हैं स्टैंडर्ड को, वो एक आम सादा प्रोजेक्ट को एक्सप्लेन करता है, कम्प्लेक्सिटी को नहीं बताता। द स्टैंडर्ड फॉर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट होगा, वो ज्यादातर बात करेगा बुनियादी स्ट्रक्चर ऑफ अ प्रोजेक्ट की। लेकिन नेचुरली जब आप प्रोजेक्ट करते हैं तो आपको मुश्किलात का सामना करना पड़ता है, कम्प्लेक्सिटीज का सामना करना पड़ता है, और जो आपने पढ़ा होता है उससे बियॉन्ड द कॉल ऑफ द ड्यूटी आपको अक्सर जाना पड़ता है। तो वो जो आपको प्रैक्टिकली चीजें फेस होती हैं, उन्होंने उसको एनालाइज किया
कि कम्प्लेक्सिटी को अगर नेविगेट किया जाए तो कम्प्लेक्सिटी किन चीजों से बनती है और क्या होती है, और उसमें उन्होंने आइडेंटिफाई की 4 एलिमेंट्स आइडेंटिफाई किए, और वो एलिमेंट्स अब उन्होंने बकायदा पीएमबीओ के 7th एडिशन में भी डाल दिए हैं, और जहां जहां उसकी जरूरत है उसका जिक्र मिलता है। 6th एडिशन में भी मिलता है, 7th में भी मिलता है, लेकिन अलग से एक प्रैक्टिस स्टैंडर्ड, प्रैक्टिस गाइड नेविगेटिंग कम्प्लेक्सिटी की मौजूद है। इसी तरह जो मैंने आपसे अभी एक बात आपसे की थी कि ऑर्गेनाइजेशन में तब्दीली लाने का जरिया प्रोजेक्ट्स, प्रोग्राम्स और पोर्टफोलियोज बनते हैं। ये जो एक स्टैंडर्ड है मैनेजिंग चेंज इन ऑर्गेनाइजेशन, इसकी भी एक प्रैक्टिस गाइड है, और ये एक्सप्लेन करती है कि किस तरह पोर्टफोलियोज, प्रोग्राम्स और प्रोजेक्ट्स जो हैं वो ऑर्गेनाइजेशन में चेंज लाने का जरिया बन सकते हैं। फिर एक और इंटरेस्टिंग स्टैंडर्ड है बेनिफिट्स रियलाइजेशन मैनेजमेंट का प्रैक्टिस गाइड, और ये क्या है? ये कहता है कि जो भी काम आप, कोई तब्दीली आप लाते हैं, कोई भी चीज आप करते हैं, तो बुनियादी तौर पे आप एक उससे सिर्फ प्रोडक्ट एक्सपेक्ट नहीं कर रहे होते, बल्कि उस प्रोडक्ट को बनाने की कोई वजूहात भी तो होंगी, कोई मकसद भी तो होगा बड़ा, कुछ अल्टीमेट बेनिफिट्स होंगे जिनको रियलाइज करने के लिए आपने ये चीज बनाई है। अगर से कि आपको प्रोजेक्ट मिला है ये स्कूल कंस्ट्रक्ट करना है, तो स्कूल तो कंस्ट्रक्ट करना है, लेकिन क्या इस प्रोजेक्ट का मकसद सिर्फ स्कूल कंस्ट्रक्ट करना था, या इस स्कूल से दूररस नताइज भी निकालने थे? क्यों स्कूल कंस्ट्रक्ट किया जा रहा है? लाजिम बात है कोई फायदा पहुंचाना है आपने लोगों को, आपने उनको तालीम आम करनी है, या आपका कोई टारगेट है जिसे अचीव करना है, वो बेनिफिट है जो कि अल्टीमेटली अचीव होगा, उसको कहते हैं बेनिफिट रियलाइजेशन। ये प्रोजेक्ट्स की भी होती है, प्रोग्राम्स की भी होती है। प्रोजेक्ट्स की तो प्रोजेक्ट के खत्म होने के बाद होती रहती है, लेकिन प्रोग्राम्स की अमूमन प्रोग्राम्स आर टारगेटेड फॉर बेनिफिट्स। प्रोग्राम्स कंसिस्ट ऑफ प्रोजेक्ट्स, और वो प्रोजेक्ट्स मिलके उस बड़े बेनिफिट को टारगेट कर रहे होते हैं, और जब हम सारे प्रोजेक्ट्स को बदरजा एहसन मुकम्मल कर लेते हैं तो आपके वो बेनिफिट्स रियलाइज हो जाते हैं। सो बेनिफिट जो प्रोग्राम है, इट इज नॉट फोकस्ड ऑन द प्रोडक्ट, प्रोग्राम इज फोकस्ड ऑन द बेनिफिट्स। प्रोजेक्ट के बारे में मैंने कहा, प्रोजेक्ट का प्रोडक्ट तो होता है, प्रोजेक्ट इज फोकस्ड ऑन द प्रोडक्ट, बट एट द सेम टाइम इट शुड ensure that ultimate benefits could be realized. ऑल्दो प्रोजेक्ट खत्म होने के बाद बेनिफिट रियलाइजेशन की जिम्मेदारी प्रोजेक्ट पे नहीं रहती, क्योंकि प्रोजेक्ट तो खत्म हो जाता है, लेकिन उसको इस तरह से प्रोडक्ट डिलीवर किया जाए कि वो इस काबिल हो कि वो बेनिफिट्स दे सके, और अल्टीमेटली जो लोग उसके आउटपुट को या उसके डिलीवरेबल को टेक ओवर करेंगे वो उससे बेनिफिट रियलाइज करने के जिम्मेदार होंगे। खैर, ये तो मैं ब्रीफली आपको डिफरेंट स्टैंडर्ड्स के बारे में बता रहा हूं। फिर स्पेशलाइजेशंस हैं, मतलब इंडस्ट्री स्पेशलाइजेशंस। पीएमबीओ के तो एक जनरल स्टैंडर्ड है विच अप्लाइज टू ऑल प्रोजेक्ट्स, मतलब ये एक जेनेरिक स्टैंडर्ड है जो सब के ऊपर अप्लाई करता है, लेकिन हर इंडस्ट्री की कुछ स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट भी हो सकती हैं, कुछ एडिशनल रिक्वायरमेंट भी हो सकती हैं। सो इन एडिशन टू पीएमबीओ के there are certain extensions created for certain industries. For example, for construction we have got a construction extension, for government we have got a government extension. मतलब इसमें सिर्फ वो चीजें इंक्लूड होंगी जो इन एडिशन टू पीएमबीओ के हैं और स्पेसिफिक टू दिस इंडस्ट्री हैं। तो कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड जो बातें पीएमबीओ के में नहीं डिस्कस हुई हैं और जहां उनको 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 जेनेरिकली कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में उनकी जरूरत पड़ती है, उन आइटम्स को यहां डिस्कस किया गया। इसी तरह गवर्नमेंट की एक्सटेंशन है, सॉफ्टवेयर की एक्सटेंशन है, और अभी शायद कोई, मैंने सुना था एक और भी कोई एक्सटेंशन है जो कि रिलीज होने वाली है। फिर मेच्योरिटी मॉडल है इसका, ऑर्गेनाइजेशनल प्रोजेक्ट मैनेजमेंट मेच्योरिटी मॉडल के, मतलब आपको ऑर्गेनाइजेशनल प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का पता लग गया ना कि वो तो है प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, प्रोग्राम मैनेजमेंट और पोर्टफोलियो मैनेजमेंट को जब हमने ऑर्गेनाइजेशनल एनेबलर्स के थ्रू जोड़ के एक बड़ी फिलॉसफी बना ली, वो ओपीएम है। ओपीएम का मेच्योरिटी मॉडल, ऑल्दो ये स्टैंडर्ड अब अवेलेबल नहीं है, ये
मतलब इट इज नो मोर इन पब्लिकेशन, बट ये मेच्योरिटी मॉडल एग्जिस्ट करता है। इन्होंने इस मेच्योरिटी मॉडल को प्राइवेटाइज कर दिया, ठीक है। जैसे ऑडिटर्स होते हैं, ऑडिटर्स सिर्फ को ये उनको सिर्फ ये ट्रेनिंग दी जाती है और वो लोग फिर ऑर्गेनाइजेशंस को जाके असेस करते हैं उनकी मेच्योरिटी फ्रॉम द ऑर्गेनाइजेशनल प्रोजेक्ट मैनेजमेंट पर्सपेक्टिव। खैर, फ्रेमवर्क की अगर आप बात करें तो एक फ्रेमवर्क हमारे पास है, और फ्रेमवर्क प्रोजेक्ट मैनेजमेंट मैनेजर कॉम्पिटेंसी डेवलपमेंट का फ्रेमवर्क है। ये 3rd या 4th एडिशन में इस वक्त मौजूद है। इसके बारे में ये बता दूं कि प्रोजेक्ट मैनेजमेंट ये जैसे जो स्टैंडर्ड था या जो गाइड थी वो डिस्क्राइब करती है डिसिप्लिन को। ये कॉम्पिटेंसी ऑफ द प्रोजेक्ट मैनेजर को का फ्रेमवर्क है कि प्रोजेक्ट मैनेजर्स को कैसे असेस किया जाए या खुद अपने आप को, अपनी कैपेबिलिटी को, अपनी कॉम्पिटेंस को कैसे चेक करें। एचआर वालों के काम की चीज है, इंडिविजुअल्स की अपने काम की चीज है, या जो बॉसेस हैं वो अपने लोगों को, अपने प्रोजेक्ट मैनेजर्स को कैसे असेस करेंगे। तो ये वो फ्रेमवर्क दिया गया कि प्रोजेक्ट मैनेजर की क्या खसूसियात होनी चाहिए। और अगर आप खुद अपने आप को या अपने आप को असेस करवाते हैं तो आपको जब ये पता चल जाता है आपके वीक पॉइंट्स क्या हैं, आपकी स्ट्रेंथ्स क्या हैं, देन यू ट्राई टू बिल्ड अपॉन योर वीक पॉइंट्स। आप मतलब उनको इंप्रूव करने की कोशिश करते हैं और अपनी स्ट्रेंथ्स को एनहांस करते हैं। तो ये जो स्टैंडर्ड है, आगे चल के मैं आपको डिस्क्राइब करूंगा टैलेंट ट्रायंगल के बारे में। तो टैलेंट ट्रायंगल बुनियादी तौर पे कॉम्पिटेंसी डेवलपमेंट फ्रेमवर्क से जुड़ी हुई है। इसके ऊपर अभी मैं बात नहीं करता, बाद में आपको मैं एक्सप्लेन करूंगा। एक इन्होंने लेक्सिकॉन बना दी है, जैसे ग्लॉसरी होती है, ग्लॉसरी तो हर किताब के एंड पे होती है, इस तरह हर स्टैंडर्ड के एंड में उसकी ग्लॉसरी मौजूद है। लेकिन इस बात को इंश्योर करने के लिए कि कहीं ऐसा ना हो कि एक स्टैंडर्ड की ग्लॉसरी में एक डेफिनेशन दी हुई है और दूसरे में उसी चीज की कोई और डेफिनेशन दी हुई हो, तो पीएमआई ने यूनिफाई कर दिया। उन्होंने कहा कि सारे हमारे स्टैंडर्ड्स, गाइड्स, प्रैक्टिशनर, जो भी चीजें प्रैक्टिसेस मौजूद हैं, उन तमाम का एक ग्लॉसरी होगी और वो है पीएमआई लेक्सिकॉन। और जो हर किताब या स्टैंडर्ड के अंदर ग्लॉसरी दी हुई है, दैट विल आल्सो कंप्लाई विद पीएमआई लेक्सिकॉन। तो पीएमआई लेक्सिकॉन इस वक्त 3.1 वर्जन में चल रहा है। बिजनेस एनालिसिस, जैसे मैं आपको पहले बता चुका हूं कि इसका ये गाइड बन गई है और बुनियादी तौर पे इसके ये 2 प्रैक्टिस स्टैंडर्ड होते थे। मतलब अगर कोई पीएम बिजनेस एनालिसिस की तैयारी करे तो उसको इन तीनों किताबों को रिव्यू करने की जरूरत है। अर्न वैल्यू, जैसे मैंने आपको बताया कि पहले प्रैक्टिस स्टैंडर्ड था और अब वो स्टैंडर्ड बन गया है। इसी तरह रिस्क का भी ऐसा ही हुआ है। ओपीएम के बारे में मैंने आपको बताया कि इम्प्लीमेंटिंग ओपीएम एंड गवर्नेंस ऑफ पोर्टफोलियो प्रोग्राम प्रोजेक्ट को एनहांस करके इन्होंने आप बाकायदा एक स्टैंडर्ड फॉर ऑर्गेनाइजेशनल प्रोजेक्ट मैनेजमेंट बना दिया है। अगर ओपीएम पे नॉलेज हासिल करना हो तो इन तीनों को पढ़ना चाहिए। ये जनाब सारे स्टैंडर्ड्स हैं। मतलब लाजमी बात है कि इसके अलावा और बहुत से पेपर्स और सब चीजें, लेकिन जिनको मैं स्टैंडर्ड्स की कैटेगरी में रखता हूँ, स्टैंडर्ड, प्रैक्टिस गाइड्स और प्रैक्टिस स्टैंडर्ड्स, डार्क गाइड्स, वो ये सब चीजें मैंने आपसे डिस्कस कर ली। इसके अलावा पीएमआई की बेइंतहा पब्लिकेशंस हैं, मगर स्टैंडर्ड्स यही हैं। यहां तक कोई क्वेश्चन? जी जी सर, आई अंडरस्टैंड इट। या पहले भी बात कर? अब मोर एडवांस इन्होंने स्टैंडर्ड्स बना दिए हैं जो प्रैक्टिसेस थी उसमें से। जी जी जी, एग्जैक्टली। अच्छा जी, आगे आता है आपका केस सर्टिफिकेशन वगैरह। मैं आपको पहले भी जिक्र किया जब आपको मैं दिखा रहा था कि मैंने आपको जो चीजें शेयर की आपके साथ। पहली चीज तो होती है हैंडबुक। कोई भी सर्टिफिकेशन हो, पीएमआई की 8 सर्टिफिकेशन तो प्रोजेक्ट से रिलेटेड है और 2 जो हैं वो अपना डिसिप्लिन एजाइल की हैं। तो टोटल इस वक्त 10 सर्टिफिकेशन हैं पीएमआई की। हर सर्टिफिकेशन का एक हैंडबुक होगा और आप पीएमआई की वेबसाइट पे जाएं तो यू कैन डाउनलोड द पीएमपी हैंडबुक, द सीएपीएम हैंडबुक और व्हाटएवर पीबीए हैंडबुक, जो भी आपको चाहिए वो आप डाउनलोड कर सकते हैं। एंड दिस हैंडबुक
consists of all the details you require to apply for that certification. किस तरह करना है, क्या करना है, एप्लीकेशन कैसे भरनी है, सारी तफसीलात इसके अंदर दी हुई। सिलेबस के बारे में भी थोड़ी सी मतलब इंडिकेशन है, लेकिन पूरा सिलेबस इसके अंदर नहीं, सिर्फ डोमेन्स बताई गई हैं। इसके बाद आ जाते हैं एग्जामिनेशन कंटेंट आउटलाइन। ये दरअसल आपका सिलेबस होता है। हर जो सर्टिफिकेशन मौजूद है पीएमआई की, उसका एक ईसीओ एग्जामिनेशन कंटेंट आउटलाइन मौजूद है, और ये भी मैंने आपसे शेयर किया है, पीएमपी का भी किया है और सीएपीएम का भी किया है। वैसे तो और भी हैं, बाकी सर्टिफिकेशंस के भी मौजूद हैं, आप उनकी वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं। फिर जनाब अगर हम स्पेसिफिकली पीएमआई के क्रेडेंशियल्स की ऊपर आए, तो पीएमपी हैंडबुक जो है वो उसको पहले डिस्कस कर लेते हैं, फिर सीएपीएम को देख लेते हैं। सीएपीएम क्योंकि आपका सब्जेक्ट नहीं है, इसलिए मैं उसके अंदर नहीं जाऊं। अच्छा जी, अब इसकी कैसे इसको अप्लाई वगैरह किया जाता है, इसकी एलिजिबिलिटी क्या है, उन चीजों को डिस्कस करना है। आपको जब ब्रेक चाहिए मुझे बता दीजिएगा, क्योंकि वैसे तो मुझे यहाँ रुकना चाहिए, लेकिन अगर आप कंटिन्यू करना चाहती हैं तो मुझे बता दें, नहीं तो हम 5-10 तो मिनट कंटिन्यू कर लें, फिर थोड़ी देर में ले लेते हैं ब्रेक, ना 15 मिनट्स बात कर लेंगे। ठीक है। एलिजिबिलिटी जो है, क्या आप आया कि इस जो भी सर्टिफिकेशन है इसके लिए क्वालिफाई भी करते हैं कि आप उसको अप्लाई भी कर सकते हैं या नहीं कर सकते। पहली बात तो ये समझ लीजिए कि सर्टिफिकेशन बनती कैसे, और ये मेरा ख्याल है मैंने आपको एक्सप्लेन किया होगा जब पीपीए भी मैंने आपको पढ़ाया था। तो ये एक साइकिल है। ये लोग क्या करते हैं, जब भी मार्केट से ख्वाहिश का इजहार होता है कि इसकी इस तरह की चीज होनी चाहिए, इस तरह की सर्टिफिकेशन होनी चाहिए, तो ये लोग मार्केट रिसर्च करते हैं और फाइंड करते हैं कि मार्केट में इसकी कितनी डिमांड है और वो क्या मांगते हैं। मार्केट अगर फर्ज करेंगे पीएमपी की सर्टिफिकेशन शुरू करनी है, तो पीएमपी से क्या व्हाट पीपल थिंक, मार्केट थिंक्स अबाउट अ पीएमपी, कि उस बंदे की क्या कैपेबिलिटीज हो जो पीएमपी क्वालिफाइड हो, उसको क्या क्या आता हो, उसको क्या क्या स्किल्स हो, उसकी क्या क्या कॉम्पिटेंसीज हो। तो ये मार्केट का सर्वे होता है हर से 3 से 5 साल के बाद, और ये डिटरमिन किया जाता है कि अब इस वक्त पीएमपी की क्या रिक्वायरमेंट है। इसीलिए पीएमपी का एग्जाम तब्दील होता रहता है। तो मतलब ये कि पहली दफा जब कभी कोई सर्टिफिकेशन आनी होती है, तो उस वक्त भी मार्केट का सर्वे किया जाता है, रिसर्च की जाती है, और उसके बाद इसको एक जो हर 3 से 5 साल बाद किया जाए, उसको कहते हैं रोल डिलिनेशन स्टडी, कि रोल में कोई इन्हांसमेंट या इंप्रूवमेंट तो नहीं हो गई, उसको भी फिर दोबारा मार्केट में जाते हैं। तो मार्केट की डिमांड चेंज होती है। देखिए ना, पहले डिजिटल चीजों की डिमांड आ गई, फिर एजाइल की डिमांड आ गई, उस तरह से चीजें तब्दील होती चली जा रही। तो जनाब ये जैसे मैंने आपको बताया कि जब ये मार्केट की जो रिक्वायरमेंट्स आ जाती हैं, ख्वाहिशात आ जाती हैं, फिर उनको कंपाइल किया जाता है एग्जामिनेशन स्पेसिफिकेशंस की सूरत में। ये जो एग्जामिनेशन स्पेसिफिकेशंस हैं, ये हैं कि जनाब अली ये कैरेक्टरिस्टिक्स या ये काम बंदे को आने चाहिए जो इस चीज से सर्टिफाई होगा, ये कर सकता हो, ये कर सकता हो, ये कर सकता हो। तो वो उन कामों को वेरियस परफॉर्मेंस डोमेन्स में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है, और हर डोमेन के अंदर कि अगर ये जो से कि एजाइल डोमेन है या जो भी कोई डोमेन है, उस डोमेन में कौन कौन से काम करने आते हों। ये जब एग्जाम स्पेसिफिकेशंस बन जाती हैं, इसको कहते हैं एग्जामिनेशन कंटेंट आउटलाइन। ये किताब इधर से रिलीज कर दी जाती है। ये किताब स्टूडेंट्स को भी दे दी जाती है कि आप इसके मुताबिक पढ़ें, और एग्जामिनर जो एग्जाम बनाने वाले हैं उनको भी दे दी जाती है। वो एग्जाम इस किताब से बनाते हैं। दैट इज द पॉइंट विच आई वांटेड टू टॉक टू यू। पीएमबीओ के अपनी जगह बहुत अच्छी चीज है, बट दैट इज जस्ट अ रेफरेंस गाइड। दरअसल आपका सिलेबस जो है वो ये है। आप ये नहीं कह सकते कि यार ये चीज तो पीएमबीओ के में नहीं है तो एग्जाम में कैसे आ गई। एग्जाम में कुछ भी आ सकता है, और वो कुछ क्या है
बुनियादी तौर पे वो जो टास्क दिए हुए हैं या जो एग्जामिनेशन कंटेंट आउटलाइन में चीजें दी हुई हैं, उनमें से कोई भी सवाल बन सकता है। वो सवाल पीएमबीओके से भी हो सकता है या किसी और किताब से भी हो सकता है। सो यू मे हैव टू कंसल्ट अ लॉट ऑफ मटेरियल। फिर जनाब, जिस तरह मैंने कहा आपको कि एग्जाम की जब ईसीओ बन गई है तो उसी को सामने रखते हैं ये लोग, उसी स्पेसिफिकेशंस के अगेंस्ट सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट्स बैठ जाते हैं, और वो हमारे आपके जैसे लोग ही होते हैं, क्वालिफाइड पीएमपीज होते हैं, और वो एक एनएफए एनडीए साइन नॉन डिस्क्लोजर साइन करते हैं कि हम ना तो पढ़ाएंगे और ना ये चीजें किसी से शेयर करेंगे, और वो लोग फिर क्वेश्चन बनाते हैं। यही वजह है कि पीएमआई का एग्जाम जो है वो लीक नहीं होता। तो सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट जो क्वेश्चन बनाते रहते हैं, और एक ह्यूज डाटा बैंक है जिसमें वो क्वेश्चन जाते हैं। अच्छा, अब ये होता है कि अगर तो पहली बार है, ये नई सर्टिफिकेशन है और पहली बार इसको रिलीज किया जा रहा है, या कोई मेजर चेंज से गुजरी है ये सर्टिफिकेशन, तो फिर उसका जो सर्टिफिकेशन एग्जाम है उसको रिलीज करने से पहले उसका एक पायलट रन किया जाता है, जिसको आप ट्रायल भी कह सकते हैं। एक्चुअल कैंडिडेट्स के ऊपर सिलेक्टेड कुछ 50-100 हज़ार बंदों को इकट्ठा करके उनका एग्जाम लिया जाता है। जिस वक्त एग्जाम लिया जाता है उस वक्त ये कोई उसका क्राइटेरिया नहीं डिफाइन हुआ होता कि कौन पास होगा, कितने पे पास होगा, कैसे फेल होगा। ये इन 100,000 लोग जो अपीयर हुए हैं एग्जाम में, पायलट में, ये उनके रिजल्ट पे डिपेंड करता है कि ये लाइन ड्रॉ की जाती है कि इस लेवल तक के लोगों को पास कर दिया जाए, और यही फिर स्टैंडर्ड बन जाता है कि आइंदा जब पीएमपी का या कोई भी एग्जाम होगा, क्रेडेंशियल जब रिलीज हो जाएगा, तो फिर उसको इस क्राइटेरिया के तहत पास या फेल किया जाएगा। तो पायलट सिर्फ, जैसे मैंने आपको कहा, या तो ये सर्टिफिकेशन बिल्कुल नई आई हो, और या ये मेजर चेंज से गुजर रही हो। जैसे पीएमबीओ के पहली दफा जब आई थी तो पायलट हुआ होगा। अब जब 7th एडिशन आने से जरा पहले उन्होंने एग्जाम चेंज किया रोल डिलिनेशन स्टडी की वजह से, मार्केट रिसर्च की वजह से, एंड दैट वाज अ मेजर चेंज। सो इन लास्ट ईयर, इन आखिरी तो कुछ जून जुलाई अगस्त में 2020 में इन्होंने इसका पायलट रन कर लिया था। ये मेजर चेंज की वजह से था, और 2021 जनवरी से इसका जो एग्जाम रिलीज कर दिया, राइट। और फिर इसको कॉन्टिन्यूसली वो उसकी क्रेडेंशियल केयर करते रहते हैं। एग्जाम डेवलपमेंट जो है, सेशंस अकर ऑन एन ऑनगोइंग बेसिस टू रिप्लेनिश टेस्ट क्वेश्चंस उसमें ऐड होते रहते हैं। अच्छा, ये जो क्वेश्चन डेवलपमेंट वाले हैं, ये क्वेश्चन बनाते जा रहे हैं, क्वेश्चन उसमें ऐड होते जा रहे हैं। आप क्या करते हैं कि ऐसे ही क्वेश्चन ऐड नहीं कर देते, ये क्या करते हैं कि जो क्वेश्चन नए ऐड हुए हैं उनको मार्क कर लेते हैं कि ये नए क्वेश्चन हैं। वो जो क्वेश्चन मार्क्ड हैं उनको प्रेजेंट तो किया जाता है स्टूडेंट को, लेकिन उनके नंबर कोई नहीं होते। वो सिर्फ यूं समझें कि टेस्ट एंड ट्रायल क्वेश्चन होते हैं, लेकिन स्टूडेंट को नहीं पता होता कि ये टेस्ट एंड ट्रायल क्वेश्चन है। ये चेक करना चाह रहे होते हैं कि ये क्वेश्चन का डिफिकल्टी लेवल क्या है और कितने स्टूडेंट्स को कैसे अटेम्प्ट करते हैं। अगर तो ये अच्छा सवाल है तो इसको प्रॉपर डाटा बैंक में डाल दिया जाए और आइंदा के लिए ये प्रॉपर एग्जाम का पार्ट होंगे। अदरवाइज इनको ऐसे क्वेश्चन जो इस टेस्ट में फेल हो जाते हैं उनको निकाल दिया जाता है। और आप ये देख सकते हैं कि नए क्वेश्चन आ रहे हैं और सब कुछ हो रहा है। और ये तमाम सर्टिफिकेशन जो पीएमआई की हैं वो ऐसे ही होती है। अब प्रोसीजर तो बड़ा अच्छा लग रहा है, लेकिन मैं इस बात को अच्छी तरह से जानता हूं कि पीएमआई के इन इतने रिगरस मेथड के बावजूद क्वेश्चंस फॉल्टी होते हैं, गलत क्वेश्चंस भी होते हैं। कई दफा पुराने स्टैंडर्ड वाला क्वेश्चन बीच में डला होता है, तो इस तरह के प्रॉब्लम्स होते हैं इसके अंदर। बट एनीवेज, उसका मार्जिन रखना है, इसीलिए मैंने आपसे कहा है कि जब आप टारगेट करते हैं पीएमपी को, तो आप 85 to 90% श्योर हो, नंबर ले सकते हो। और इसमें मैंने वो जो 10 to 15% का मार्जिन है वो इस बात का रखा है कि कोई क्वेश्चन ज्यादा कंफ्यूजिंग हो सकता है, गलत हो सकता है, या कोई ऐसी डाउटफुल हो सकता है, तो उसकी वजह से मैंने ये मार्जिन रखा है। अदरवाइज यानी कि आप अपनी तैयारी वही 100% के करीब ही रखेंगे।
तरीका अप्लाई करने का मेरा ख्याल है आप कहें तो मैं इसे स्किप कर दूं, क्योंकि ये वही तरीका है जो मैंने आपको पीबीए में भी बताया होगा। जी जनाब, बताएं। जी मेरे ख्याल है आपने बताया था, लेकिन एक दफा रिपीट कर दें, ओके, मतलब स्लाइटली ओवरव्यू दे दें। जी जी। इसका जनाब एप्लीकेशन प्रोसीजर जो है वो वैसे तो मैनुअली भी किया जा सकता है, लेकिन तकरीबन वो ऑब्सोलीट ही हो गया, कोई नहीं करता। वो बड़ा कम्बरसम भी है और फायदा भी कोई नहीं है। इसलिए ऑनलाइन वाले तरीके से ही लोग काम करते हैं। ऑनलाइन pmi.org पे जाके आप सर्टिफिकेशन पे क्लिक करते हैं, सर्टिफिकेशन में अपनी पसंद की सर्टिफिकेशन को, और वहीं नीचे एक बटन दिया होता है अप्लाई ऑनलाइन। अभी आप अप्लाई करना चाहते हैं तो यहाँ क्लिक कर दें, तो आप वहां से डायरेक्टली अप्लाई करना शुरू कर सकते हैं। याद रहे कि anybody can apply, whether you are a PMI member or you are not a PMI member, because this is an international certification and PMI cannot take chances कि हम सिर्फ अपने मेंबर्स को ही अलाउ करते हैं। अगर वो सिर्फ अपने मेंबर्स को अलाउ करेंगे तो ये फिर इंटरनेशनल सर्टिफिकेशन तो ना हुई ना, ओपन फॉर ऑल तो ना हुई। अलबत्ता उन्होंने ये कर दिया कि जो मेंबर होगा उसकी फीस एग्जाम की कम कर दी, और जो मेंबर नहीं होगा उसकी फीस ज्यादा रख दी। तो मैं आपको ये सजेस्ट करूंगा कि आप जब एग्जाम की एप्लीकेशन भरने की कोशिश करें तो उससे पेशतर मेंबरशिप जरूर ले लीजिए, क्योंकि मेंबरशिप के बहुत से बेनिफिट्स हैं। सिर्फ ये एग्जाम ही की फीस वाली बात नहीं है, बल्कि और बहुत सारे बेनिफिट हैं जो आप फिर सेक्रीफाइस कर जाएं। तो सबसे पहले तो आप पीएमआई की मेंबरशिप अप्लाई कीजिए। उसके लिए कोई खास रिक्वायरमेंट नहीं है। यू इवन डोंट हैव एनी एक्सपीरियंस इन प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, यू स्टिल बी अ मेंबर। मगर चूंकि आप पीएमपी के लिए अप्लाई करने वाले हो तो आप पीएमपी का क्राइटेरिया पूरा करते होंगे, फिर तो डेफिनेटली यू कैन अप्लाई फॉर पीएमआई मेंबरशिप। अलबत्ता पीएमआई मेंबरशिप में आप अप्लाई करें, उसकी कुछ फीस है, वो आपको मैं बताऊंगा, वो आप उसको पे करें और आप मेंबर बन जाएं। उसके बाद आप अपनी एप्लीकेशन ऑनलाइन सबमिट करने की कोशिश शुरू करें। जिस वक्त आप अपनी एप्लीकेशन पे क्लिक करते हैं उसके बाद 90 दिन तक आपकी एप्लीकेशन ओपन रहती है। एप्लीकेशन लंबी है, मल्टीपल पेजेस को स्पैन करना पड़ता है, देयरफॉर यू can fill it as much as you can and then leave for the day, then next day you again can fill some parts of it। एक सिटिंग में शायद ये मुमकिन भी नहीं है, क्योंकि बहुत सा डाटा है जो आपने इधर उधर से इकट्ठा करके लाना होता है, तो आपको उठना पड़ता है। तो आपकी एप्लीकेशन 90 दिन तक खुली खुली रख सकते हैं, लेकिन अगर आप सारा डाटा इकट्ठा कर लें तो वैसे तो एक सिटिंग में भी सारा काम हो सकता है। ज्यादा से ज्यादा 4-5 दिन के अंदर आप अपनी एप्लीकेशन भर सकते हैं। जब आप एप्लीकेशन भर लेते हैं तो आप उसे सबमिट करते हैं। सबमिट करते वक्त जरा एहतियात करनी है। एक दफा बार बार जाके रिव्यू करें कि आपने कोई गलती तो नहीं कर ली, कोई गलत बात तो नहीं लिख दी, कोई स्पेलिंग मिस्टेक, कोई और ये वो, तो तमाम क्राइटेरिया ठीक है या नहीं है। ये सब चेक करने के बाद, अश्योर करने के बाद ही एप्लीकेशन सबमिट कीजिएगा। मैं ये रिकमेंड करूंगा कि आप जब अपनी एप्लीकेशन मुकम्मल भर लेते हैं, सेव कर लें, सबमिट ना करें। और अगर आप बेहतर समझते हैं तो मुझे बताइए, मुझे अपना पासवर्ड वगैरह दे दीजिए, मैं खुद लॉग इन होकर एक दो आपकी एप्लीकेशन को चेक कर लूंगा और उसके बाद आपको बता दूंगा कि अब आप सबमिट कर लें, या अगर आप इजाजत देंगे तो मैं खुद भी आपकी एप्लीकेशन सबमिट कर सकता हूँ वहीं से बटन दबा के। बट एनीवेज जी ये सर। आपके ऊपर है। जब आप एप्लीकेशन भर लेते हैं और सबमिट कर लेते हैं, 5 दिन के अंदर अंदर आपको एक जवाब आएगा। वैसे तो फौरन भी आ सकता है, लेकिन 5 दिन मैक्सिमम टाइम है, जिस जो सिर्फ इस बात का रिव्यू है कि हाँ जी आपकी एप्लीकेशन हमें मिल गई है और वो ठीक है। ठीक का मतलब है कि कंप्लीट है। ये ना समझिए कि आपकी एप्लीकेशन अप्रूव हो गई, ऐसा नहीं है। सिर्फ उन्होंने कोई मेजर ऑब्जेक्शन नहीं किया
कि आपने फलाना कॉलम नहीं भरा या इसमें डाटा ठीक नहीं है, ऐसा कोई प्रॉब्लम हुआ तो वो आपको एप्लीकेशन कंप्लीटनेस रिव्यू में बताएंगे कि ये चीज आपकी ठीक नहीं है, इसको ठीक कर लें। फिर आपकी एप्लीकेशन दोबारा ऑन हो जाएगी, जो कि पहले सबमिट करने के बाद वो रीड ओनली हो गई थी, आप देख नहीं सकते थे, और फिर आप उसको चेक कर सकेंगे। मुझे अभी पिछले दिनों एक प्रोग्राम मैनेजमेंट प्रोफेशनल के स्टूडेंट ने, जो कि गालिबन अफगानिस्तान से था, उसने कहा कि मेरी एप्लीकेशन मुझे भरनी नहीं जा रही और ये हो रहा है वो हो रहा है, तो मेरी हेल्प करें। मैंने कहा अच्छा बताओ। मैंने उसकी एप्लीकेशन देखी, मैंने कहा भाई तुम तो एप्लीकेशन बिल्कुल गलत भरी हुई है, इसमें ये चीजें करेक्ट करो। पता चला उसने बगैर वो करेक्ट किए सबमिट कर दी, और कंप्लीटनेस रिव्यू में वापस आ गया उसका। उन्होंने कहा भाईजान क्या लिखा है आपने, इसको ठीक करें। और फिर मैंने उसको कहा कि भाई जो मैंने आपको बातें बताई थी ये वही बातें कह रहे हैं, और आप बराए मेहरबानी इन चीजों को, अपने सारे टेक्स्ट को रिव्यू करें और ठीक करें। खैर ये होता नहीं है, ये सिर्फ उस सूरत में जब आपने बिल्कुल ही गलती जबरदस्त किस्म की कर दी हो, तब आपका कंप्लीटनेस रिव्यू में रिजेक्शन आती है, लेकिन उसमें भी आपको चांस दिया जाता है कि आप उसे ठीक कर लें। जब वो आपको रिसीव हो जाए तो उसके बाद आपको ऑडिट प्रोसेस शुरू होता है। ऑडिट प्रोसेस का मतलब ये है कि इट इज रैंडम 10% ऑफ एप्लीकेशंस which are picked by audit process। आपका नाम अगर उसमें आ गया तो आपको इन्फॉर्म किया जाएगा, और ये काम करने के लिए पीएमआई को मजीद 5 से 7 दिन चाहिए होते हैं। नहीं सॉरी, हाँ, ऑडिट जब आपका आता है तो उसके बाद आपको 90 दिन मिलते हैं कि आप वो ऑडिट की रिक्वायरमेंट्स पूरी कर लें। ऑडिट की रिक्वायरमेंट्स क्या होती हैं? जो कुछ आपने एप्लीकेशन में डाटा लिखा है कि मैंने एजुकेशन फलानी जगह से हासिल की, फलानी कंपनी में इतने साल काम किया, इस प्रोजेक्ट पे इतना काम किया, इन सब चीजों की आपसे डाटा उन्होंने मांग लिया हुआ है एप्लीकेशन में। कौन बॉस था, उसका फोन नंबर, उसकी ईमेल, आपकी यूनिवर्सिटी, फलानी फलानी, सब डाटा आपने डाला हुआ है, वो उनसे चेक कर सकते हैं। लेकिन जब ऑडिट आता है तो वो वही चीजें जो आपने लिखी थी, आपको ट्रांसक्रिप्ट्स की सूरत में अलग अलग एक्सपीरियंसेस का अलग अलग कागज बना के आपको भेजते हैं कि अब आप जाइए इन लोगों के पास और इनसे ये कागज साइन करवा के लाइए। दिस इज नॉट काइंड ऑफ एक्सपीरियंस लेटर, ये उनके लेटर हेड पे नहीं बनना, ये पीएमआई का कागज है। ये आप लेके उनके पास जाएंगे और उनसे उसको फिल करवाएंगे और साइन करवाएंगे, और वो उसको सील बंद लिफाफे में आपके हवाले करेंगे। मतलब दिस इज प्राइवेट, ये आप उसके प्राइवी नहीं है। यू कैन नॉट सी व्हाट इज इनसाइड द एनवेलप। वो एनवेलप में बंद करके सील करके आपको देंगे, और ये सारे लिफाफे आप इकट्ठे करके, और भी कोई रिक्वायरमेंट्स अगर पीएमआई बताती है तो वो सब कागजात बीच में रख के आप पीएमआई को भेज दें, बाय कोरियर भेजेंगे। इस काम के लिए आपको 90 दिन दिए गए हैं। मेरा ख्याल है ये फिल करवाना, अगर आपने पहले से ही सब लोगों को तैयार किया हुआ है, तो 4-5 दिन से ज्यादा का बड़ा काम नहीं है। और फिर अगर आप उसे कोरियर से भेजते हैं, मजीद 5-7 दिन लग जाएंगे। तो मतलब 10-15 दिनों में आपका काम हो सकता है, ऑडिट की रिक्वायरमेंट्स पूरी हो सकती हैं। इस 10-15 दिनों के बाद पीएमआई 5 से 7 दिन लेती है आपकी ऑडिट के मटेरियल को रिव्यू करने के लिए। मतलब समझ लीजिए कि 20 दिन गुजर गए आपके एप्लीकेशन के बाद, या 30 दिन कर लें आप। 30 दिन के बाद आपको पेमेंट एडवाइस आ जाएगी, एप्लीकेशन पेमेंट प्रोसेस शुरू होगा कि अब आप पेमेंट जमा करवा दें। ऑनलाइन आप पेमेंट जमा करवाएंगे। अगर आप मेंबर होंगे तो आपको $405 जमा करवाने हैं। अगर आप मेंबर नहीं हैं तो आपको $555 जमा करवाने हैं। जब आप पैसे जमा करवा देते हैं, ऑडिट आपका हो चुका है, अब आपको पीएमआई क्या करती है कि कहते एक लेटर इशू कर देती है कि अब आज की तारीख से 1 साल तक के दौरान आप पीएमपी का एग्जाम देने के लिए एलिजिबल हैं। मतलब आपकी एलिजिबिलिटी 1 साल के लिए।
इस साल में अगर आपको दोबारा एग्जाम देने की जरूरत पड़े, किसी वजह से फेल हो गए हैं पहली दफा, तो आपको जो इसकी प्रोसेसिंग फी नहीं देनी पड़ेगी, सिर्फ एग्जाम फी देनी पड़ेगी। मतलब ये जो $405 है, इसमें एग्जाम फी के साथ प्रोसेसिंग फी भी शामिल है। लेकिन चूंकि आपकी एप्लीकेशन 1 साल के लिए अप्रूव्ड है, इस साल में आप जितनी दफा एग्जाम देंगे, ज्यादा से ज्यादा 3 दफा दे सकते हैं, तो आपको सिर्फ एग्जाम फी देनी पड़ेगी, जो कि इससे कम है, कोई $300 कुछ है, मैं आगे चल के बताऊंगा। अब इस 1 साल के दौरान आपको इंस्ट्रक्शन मिल जाएंगे एग्जाम बुक कैसे करवाना है, किस सेंटर में बुक करवाना है। आप ऑनलाइन भी एग्जाम दे सकते हैं, आप सेंटर में जाके भी दे सकते हैं, वगैरह वगैरह। तो आप अपना एग्जाम बुक कराएंगे अपनी मर्जी से, अपने मर्जी के दिन में, अपने मर्जी के सेंटर में या घर में। वर्किंग आवर में एग्जाम होगा आपका, और वर्किंग डे में एग्जाम होगा। और अगर आप ऑनलाइन कर रहे हैं तो आपको बाकायदा एक प्रॉक्टर असाइन होगा, एग्जामिनर होगा, जो दूसरी तरफ बैठा आपको देख और सुन रहा होगा। जब आप पेपर कर रहे हैं वो आपको ऑब्जर्व कर रहा है। और उसकी बहुत सी कंडीशंस हैं ऑनलाइन की, जो मैं बताऊंगा आगे आपसे। एनीवेज, आप ये एग्जाम में अपीयर होते हैं और आप इस एग्जाम को फर्ज करें पास कर लेते हैं, तो आपका जो सर्टिफिकेशन साइकिल है वो 3 साल का है। आप 3 साल के लिए पीएमपी हो गए। हर 3 साल बाद आपको इसे रिन्यू कराना पड़ेगा। ये कहलाता है क्रेडेंशियल मेंटेनेंस। आपको रिन्यू करने के लिए, जहां तक पीएमपी का ताल्लुक है, तो 60 प्रोफेशनल डेवलपमेंट यूनिट्स चाहिए। मतलब तकरीबन 60 घंटे का नया नॉलेज। 60 घंटे का एक्सपीरियंस नहीं है ये, 60 घंटे का नया नॉलेज है। ये मैं बताऊंगा कि किस तरह। 60 घंटे के 60 पीडीयू आपने 3 सालों में लेने हैं, तो ऑन एवरेज 20 पीडीयू पर ईयर हो गए। कोई बहुत बड़ा काम नहीं है। अगर 20-20 घंटे की ट्रेनिंग आप पर ईयर लें एडवांस टॉपिक्स ऑफ प्रोजेक्ट मैनेजमेंट पे, तो आप ये देखेंगे कि आपके लिए क्रेडेंशियल को मेंटेन करना कोई मुश्किल नहीं होगा। और अगर आप लोकल चैप्टर के मेंबर हैं, इस्लामाबाद, कराची, लाहौर, तो आप ये देखेंगे कि वो जो चैप्टर अपनी मंथली मीटिंग करता है और 1 घंटे की आपको वो सेशन देता है, वो 1 घंटे के कितने सेशन बन गए? वो आपको 1 से 2 घंटे का सेशन देता है, 2 पीडीयू देता है। तो आपके 1 साल में 24 पीडीयू तो ऐसे ही बन गए मुफ्त में। जो आपके चैप्टर के मेंबर होंगे उनके लिए फ्री। तो 24 पीडीयू तो आपके ये बन गए। तो अगर आपसे 1-2 मीटिंग्स मिस भी हो जाती हैं, तो आप फिर भी 20 पीडीयू पर ईयर फ्री में कर सकते हैं, और ये आपके चैप्टर के थ्रू। और भी तरीके हैं जो मैं आपको बताऊंगा। एनीवेज, फिर जनाब, जब ये आप कर लेते हैं 60 पीडीयू पूरे, तो 3 साल आपके पूरे हो जाते हैं। आपको अपना क्रेडेंशियल रिन्यू कराना होता है। तो आप एज अ मेंबर यू विल हैव टू पे $60 फॉर रिन्यूअल। हर 3 साल बाद $60 का रिन्यूअल होगा। और अगर आप मेंबर नहीं हैं उस वक्त, तो आपको $150 पे करने पड़ेंगे। और अगर आप ऐसा नहीं करते, अपना आप क्रेडेंशियल रिन्यू नहीं करवाते, और आपका 3 साल का पीरियड अप हो जाता है, तो आपकी क्रेडेंशियल सस्पेंड कर दी जाएगी। मतलब आप अपने नाम के साथ पीएमपी अब नहीं लिख सकेंगे। लेकिन यूं समझ लें कि आपको उन्होंने एक सस्पेंशन पीरियड 1 साल के लिए सस्पेंड कर दिया है। इस सस्पेंशन पीरियड के दौरान जब कभी भी आप 60 पीडीयू मुकम्मल करके फीस जमा करवा देंगे, आपको आपका पीएमपी का स्टेटस वापस मिल जाएगा। लेकिन कुछ लोगों को यह गलतफहमी है कि जब वापस मिलेगा उस तारीख से नया साइकिल शुरू होगा। यह गलतफहमी है। आपका नया साइकिल तभी से शुरू हो जाएगा जब आपका पिछला खत्म हुआ था। जिस तारीख को आपका पिछला साइकिल खत्म हुआ था, अगला साइकिल उससे अगली तारीख से शुरू हो जाएगा।
भले आपने सस्पेंशन पीरियड के एंड में जाके अपनी रिक्वायरमेंट्स पूरी की हो, ये साल काउंट होगा उसके अंदर, अगले साइकिल के अंदर। फिर जनाब अगर आप ये भी ना करें, इस एक साल को भी यूटिलाइज ना करें, तो फिर आपकी जो क्रेडेंशियल है वो मुकम्मल तौर पे एक्सपायर हो जाएगी। यू आर नो मोर अ पीएमपी, खत्म, कहानी खत्म। और अगर आप दोबारा पीएमपी बनना चाहते हैं, इस सारे प्रोसेस से दोबारा गुजरना पड़ेगा, फ्रेश एप्लीकेशन देनी पड़ेगी। और जब क्रेडेंशियल एक्सपायर हो जाता है तो जैसे मैंने कहा आपको रीअप्लाई करना पड़ेगा। ये जी लॉजिक समझ आया सारा? जी सर, मुझे समझ आ गया ये। लेकिन ये बस वो नहीं आ रहा कि हम जो हम इसके वो गेन कैसे करेंगे, जो पीओडी आप कह रहे हैं ना, आर्स जो है पीडीयू, पीडीयू। वो हम कैसे बताएंगे? गेन तो अगर हम कर भी रहे हैं, कहीं प्रोजेक्ट मैनेजर हैं, जी जी, लेकिन वो उसको बताना कैसे है? मैं उसकी तरफ आता हूँ। अभी तो मैंने सिर्फ उसका फ्लो डायग्राम बताया आपको, आगे चल के हम जी इसको डिस्कस करेंगे। ये जो फ्लो डायग्राम आपको अभी नजर आ रहा है, ये सीएपीएम का है। ये भी तकरीबन सिमिलर है, लेकिन चूंकि आपका इससे मतलब कोई नहीं है, इसको मैं स्किप कर रहा हूँ। अच्छा जी, फिर आ जाता है जॉब टास्क एनालिसिस, जिसको मैंने कहा था रोल डिलिनेशन स्टडी। ये उसके ऊपर कुछ स्लाइड्स हैं, मगर वो मैंने आपको एम्पली एक्सप्लेन कर दिया कि ये कुछ लोग कहते हैं 3 से 5 साल बाद होता है, कुछ कहते हैं 5 से 7 साल बाद होता है, मगर वो रीअसेस करते हैं कि ये जो पीएमपी की सर्टिफिकेशन है, इसमें मार्केट में कोई डिमांड तब्दील तो नहीं हो गई। फिर थर्ड पार्टी को हायर करते हैं, थर्ड पार्टी को बाकायदा कॉन्ट्रैक्ट देते हैं कि जाके आप सर्वे करके आए, मार्केट का एनालिसिस करें। फिर वो नए टास्क एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऐड किए जाते हैं पीएमपी के अंदर, और फिर उसको एग्जाम के साथ लिंक किया जाता है। इसको जॉब टास्क एनालिसिस कहते हैं, और इसको पहले रोल डिलिनेशन स्टडी भी कहते थे। जो पीएमपी का कैंडिडेट है ना इस वक्त, उससे एक्सपेक्टेड क्या है? पीएमआई ये कहती है कि वो अपनी ड्यूटीज परफॉर्म कर सके जनरल सुपरविजन में, एक प्रोजेक्ट मैनेजर जनरल सुपरविजन में ड्यूटीज परफॉर्म कर सके, और जिम्मेदार हो प्रोजेक्ट्स की तमाम एस्पेक्ट का। डे टू डे वर्किंग ऑफ द प्रोजेक्ट का जिम्मेदार प्रोजेक्ट मैनेजर होता है थ्रू आउट द लाइफ ऑफ द प्रोजेक्ट। फिर वो लीड और डायरेक्ट कर सके क्रॉस फंक्शनल टीम्स को। क्रॉस फंक्शनल का मतलब है कि मल्टी डिसिप्लिनरी। कोई बंदा जो है वो सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, कोई जो है वो उसके अंदर जावा का स्पेशलिस्ट है, कोई एजाइलिस्ट है, कोई कुछ है। उन सब की टीमों को इकट्ठा करके उनसे काम करवाना, टू डिलीवर प्रोजेक्ट्स विद इन द कंस्ट्रेंट ऑफ स्केड्यूल, बजट एंड स्कोप। तो वही स्कोप, टाइम एंड कॉस्ट की बात आ जाती है कि इन तीन हदूद में रहते हुए इस क्रॉस फंक्शनल टीम से ऐसे तरीके से काम उनको लीड कर सके और उनसे काम करवा सके। फिर वो डेमोन्स्ट्रेट कर सके सफिशिएंट नॉलेज एंड एक्सपीरियंस टू अप्रोप्रिएटली अप्लाई अ मेथोडोलॉजी। अच्छा, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। एक तो वो इल्म है जो आप हासिल करते हैं, जैसे पीएमबीओके से या किसी भी चीज से। फिर आपने उस इल्म का इस्तेमाल कितना किया। ये जो एक्सपीरियंस है, आपका तजर्बा और आपका इल्म, ये कंपनसेट करते हैं एक दूसरे को, और इससे आपको जिसे कहते हैं दानिश या विजडम आती है। ये जो विजडम है, इतना तजर्बा और एक्सपीरियंस होना चाहिए कि आप ये डिसाइड कर सकें कि ये प्रोजेक्ट जो मैं करने जा रहा हूं, इसको किस तरीके से किया जाए, मतलब कौन सा ब्रॉड मेथोडोलॉजी इस्तेमाल की जाए। यहां वो बात आ जाती है प्रिडिक्टिव, हाइब्रिड या एजाइल। ऑल्दो पीएमबीओ के इसके बारे में बहुत कुछ बताती है, खासतौर पे 7th एडिशन इसके बारे में बहुत वाजे तौर पे आपको बताती है कि जी क्या चीज हो तो प्रिडिक्टिव में चले जाएं, क्या चीज हो तो एजाइल करें, वगैरह वगैरह। तो ताकि हम रीजनेबली वेल डिफाइंड रिक्वायरमेंट्स और डिलीवरेबल्स रख सकें, ये आप डेमोन्स्ट्रेट कर सकते हो। एलिजिबिलिटी आपकी क्या होगी? 3 किस्म के लोग हैं जो पीएमपी का एग्जाम दे सकते हैं। वो जो अ, अभी ग्रेजुएट नहीं है,
सिर्फ सेकेंडरी एजुकेशन कर रखी है या डिप्लोमा किया हुआ है, मतलब 16 साल से कम एजुकेशन वाले लोग सेकेंडरी में आएंगे। ऐसे लोगों को 3 नहीं बल्कि 5 साल का एक्सपीरियंस दिखाना पड़ेगा, जिसमें 60 महीनों का यूनिक नॉन ओवरलैपिंग एक्सपीरियंस हो। आप ये नहीं कह सकते कि ये प्रोजेक्ट मैं 4 प्रोजेक्ट इकट्ठे कर रही थी। अगर आप 4 इकट्ठे कर रही थी तो एक वक्त में एक ही काउंट होगा। इसलिए आपने जो एक्सपीरियंस शो करना है 60 महीनों का या 36 महीनों का या जो भी है, वो आपने नॉन ओवरलैपिंग शो करना है कि ये प्रोजेक्ट खत्म हो गया फिर इसके बाद मैंने दूसरा शुरू किया। अगर आपने फर्ज करें कि 2 महीने का ओवरलैप दे दिया, तो वो 2 महीने का ओवरलैप जो है वो पहले प्रोजेक्ट में तो काउंट हो जाएगा, दूसरे में नहीं होगा, ओवरलैप काउंट नहीं होगा। दूसरे प्रोजेक्ट को वो कंसिडर करेगा कि पहले के खत्म होने के बाद शुरू हुआ, तो 2 महीने जो ओवरलैप था वो उसका जाया हो जाएगा। एनीवेज, जो सेकेंडरी स्कूल वाले लोग हैं वो 60 मंथ्स का यूनिक एक्सपीरियंस दिखाएंगे। और तीसरी रिक्वायरमेंट आपकी है कि 35 घंटे का आपने ट्रेनिंग लियो, जो मतलब जो हम ट्रेनिंग आपको पीएमपी की देते हैं उसमें 35 घंटे बनते हैं, लेकिन ये जो ट्रेनिंग आप ले रही हैं ये तकरीबन 24 आवर्स है। और 24 नहीं बल्कि 21 आवर्स है। और या फिर आप सीएपीएम अगर आप कर चुके हो तो भी आपको एजुकेशन की जरूरत नहीं है। फिर आ जाते हैं ग्रेजुएट्स। 4 साल की डिग्री, बैचलर डिग्री 4 साल की, मतलब 16 साल की एजुकेशन जिनके पास है उनको सिर्फ 3 साल का एक्सपीरियंस दिखाना है और 36 महीनों का यूनिक नॉन ओवरलैपिंग प्रोफेशनल प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का एक्सपीरियंस ये होगा। और तीसरी चीज 35 घंटे की ट्रेनिंग या सीएपीएम। तीसरी एक कैटेगरी है जो आप पे अप्लाई नहीं करेगी। ये पीएमआई ने कुछ यूनिवर्सिटीज को एक्रेडिट किया हुआ है, जो कि पाकिस्तान में तो है कोई नहीं। अगर आपकी यूनिवर्सिटी उन एक्रेडिटेड लिस्टों में आती है और आपने ग्रेजुएशन वहां से की हुई है, उस सूरत में सिर्फ 2 साल का एक्सपीरियंस और 24 महीने का यूनिक नॉन ओवरलैपिंग एक्सपीरियंस और 35 घंटे जैसे बताया वो तो एनीवेज आपको चाहिए, या सीएपीएम किया हो या आपने 35 घंटे की ट्रेनिंग ली हो। ये है जी आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। और मेरे हिसाब से आप इस सेकंड कैटेगरी में फॉल करती हैं 4 इयर्स डिग्री। इज इट सो? तो मेरी डिग्री जो है वो 3 इयर्स की है। फिर आप पहले वाले में फॉल करेंगी। आपने मास्टर्स वगैरह तो नहीं किया हुआ उसके बाद? नहीं नहीं, मास्टर्स नहीं किया, मगर मेरी डिग्री 3 इयर्स की है। फिर आप पहले वाली कैटेगरी में फॉल करेंगी। कोई और एजुकेशन आपने की हो? डिग्री वाइज तो कोई और नहीं की, बाकी तो सिर्फ सर्टिफिकेशन ही की हैं। अच्छा अच्छा अच्छा, ये मसला हो गया। क्योंकि ये यहाँ पर आप कोशिश कर सकती हैं पीएमपी के लिए, लेकिन मेरा ख्याल है कि आप उस क्राइटेरिया पे पूरे नहीं उतरेंगी, जबकि वो डिग्री देखेंगे तो वो पूरा 4 साल की नहीं होगी। अच्छा 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 अच्छा। तो आप फिर चलो। ये दो दो तरीके हैं। एक तो है कि आप ये सेकेंडरी वाली कैटेगरी में अप्लाई करें, और इससे कर लें आप। इसी से करना पड़ेगा आपको। तो उसमें आपको 5 साल का अच्छा, एक्सपीरियंस दिखाना होगा। आपका एक्सपीरियंस कितना है? एक्सपीरियंस प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का तो क्योंकि मैं तो प्रोडक्ट ओनर एज अ काम कर रही थी, और बीए तो वो समझ लें कि वो तो एज अ बीए तो मेरा 12+ इयर्स का है, लेकिन प्रोजेक्ट मैनेजमेंट जो टिपिकल है वो तो अभी मैं कर रही हूँ। लेकिन जैसे प्रोडक्ट ओनर और बीए जो था वो मेरा एक्सपीरियंस है 4 से 5 साल का। ठीक है, वो भी प्रोजेक्ट में काउंट होगा। वो भी प्रोजेक्ट में काउंट होगा, ऐसी कोई बात नहीं है। उसमें भी आप प्रोजेक्ट्स ही कर रही होती हैं, तो वो एक्सपीरियंस का तो मसला नहीं है। इसका मतलब है कि यू गो इन ओके। दिस कैटेगरी, इसमें आपको अप्लाई करना होगा। अच्छा, मैं समझी प्रोजेक्ट मैनेजमेंट एक्सपीरियंस लिखा हुआ है, अगर वैसे नहीं आईटी नहीं, एक्सपीरियंस है तो। तो है तो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट एक्सपीरियंस, लेकिन बीए ओके। के अंदर भी आप बहुत से प्रोजेक्ट एक्टिविटीज कर रही होती हैं।
मतलब बीए तो डायरेक्टली कंट्रीब्यूट करे ना प्रोजेक्ट को। आप रिक्वायरमेंट जी जी मैनेजमेंट जी। कर रही हैं, आप जनाब उसके एनालिसिस कर गैप रही हैं, एनालिसिस भी कर रहे हैं जी। सारे वही टूल्स इस्तेमाल कर रही हैं। प्रोजेक्ट्स जब चल रहे हैं, अगर आप प्रोजेक्ट चला नहीं रही तो एज अ बिजनेस एनालिस्ट प्रोजेक्ट के साथ साथ दौड़ तो रही हैं। जी 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 जी। डॉक्यूमेंटेशन है, रिक्वायरमेंट गैदरिंग है। बिल्कुल बिल्कुल। और तो जी। ये बिल्कुल आपका एक्सपीरियंस काउंट होगा, ऐसे कोई मसला नहीं। आप वो तमाम ठीक है। प्रोजेक्ट काउंट करवाएंगी जो जिनके साथ आप सपोर्ट कर रही थी, वो आपके प्रोजेक्ट काउंट होंगे। ओके। ठीक है। तो खैर आपकी ये कैटेगरी बनती है जी। ये वो नॉन ओवरलैपिंग वाली बात कि अगर दो प्रोजेक्ट ओवरलैप हो रहे होंगे, जो ओवरलैप पीरियड है वो सिर्फ पहले वाले प्रोजेक्ट में काउंट होगा। सेकंड प्रोजेक्ट, जी। प्रोजेक्ट वन के खत्म होने की डेट के बाद से लेके जितना है उतना काउंट होगा। अगर दो अच्छा, प्रोजेक्ट के समटाइम्स ऐसे दरमियान। भी होता है। जी जी सर, एक चीज ये है, जैसे हम वर्जनिंग करते हैं ना कि प्रोजेक्ट हमने एक है, उसके हमने पहला वर्जन चला गया और फिर हम दूसरे प्रोजेक्ट पे आ गए, ठीक है। हम्म, अब हम जो पहला वाला प्रोजेक्ट था उसका वर्जन चेंज हुआ, कि उसमें चेंजेस आई, मेजर चेंजेस आई, जिसकी वजह से हमने उसको अपग्रेड किया, तो वो क्या एज अ प्रोजेक्ट 3 काउंट जी जी होगा? जी, वो अलग प्रोजेक्ट होगा। ओके। ठीक है। और प्रोजेक्ट के दरमियान अगर गैप आ जाता है तो कोई बात नहीं, थोड़ा बहुत गैप ओके। एक्सेप्टेबल है। लेकिन ठीक है। एक बात याद रखिएगा, अगर 3 साल से आपने कोई प्रोजेक्ट नहीं किया हम्म। तो आपका पुराना सारा एक्सपीरियंस जीरो से मल्टीप्लाई हो गया, खत्म कहानी। अच्छा। फिर सही है। आपको फ्रेश एक्सपीरियंस लाना पड़ेगा। अच्छा, जैसे हमारा जो प्रोजेक्ट था वो मतलब इट वाज अ प्रोडक्ट प्रोजेक्ट, तो ये कि कुछ मंथ्स में, 3 महीने, 6 महीने में, 9 महीने में खत्म हो गया। तो हाँ वो एक मेजर प्रोडक्ट है, जैसे ना तकरीबन वो 2 साल उसको लगे, 2.5 साल लगे पूरा मिच्योर होने ठीक है में। ना, वो प्रोजेक्ट है। देखिए प्रोडक्ट खुद ब ओके। खुद तो नहीं आया ना, प्रोडक्ट प्रोजेक्ट से ही आता है अच्छा। ना। सही है, सही है। तो वो हमें उसको फिर हम इसी तरह शो करें कि 1 ईयर पूरा, यानी कि हाँ हाँ वन हाँ, उसने 1 ईयर, पूरा। 2 ईयर, थ्री ओके। ईयर जैसे भी आपके प्रोजेक्ट बड़े ओके। भी होते हैं। जी जी जी। खैर ठीक है। मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि बीच में थोड़ा बहुत गैप हो सकता है और ओवरलैप भी हो सकता है, लेकिन ओवरलैप में याद रखिएगा काउंट सिर्फ एक तरफ होगा, दूसरी तरफ नहीं होगा। ठीक है, इसका मई, अप्रैल टू मई काउंट होगा, उससे पहले फरवरी मार्च तक काउंट नहीं होंगे, अगर लेकिन प्रोजेक्ट 2 का देखना है अगर तो। आपका एक्सपीरियंस प्रोजेक्ट वन के हवाले से तो अप्रैल तक हो गया ना, जी, अप्रैल के बाद प्रोजेक्ट टू काउंट का होगा जो ना, जून तक। एक्सपीरियंस है वो अप्रैल से जून काउंट होगा। सही है। ठीक है जी। और प्रोजेक्ट थ्री का जुलाई से नवंबर काउंट होगा। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 महीनों का एक्सपीरियंस बन गया ये आपके सामने। जी। एक ठीक है। गैप है और बाकी 9 महीने। सही है। सीएपीएम अगर कोई करना चाहता है, अक्सर लोग जो मतलब एक्सपीरियंस नहीं रखते उनके लिए है कि वो अगर मतलब ना एक्सपीरियंस हो, फ्रेश ग्रेजुएट हो, या अ, थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस हो, मतलब 1 1.5 साल का, ये लोग सीएपीएम का एग्जाम दे सकते हैं। मेरा ख्याल है आपके लिए ये नहीं है। तो उस इसके लिए कोई रिक्वायरमेंट नहीं है एजुकेशनल, आपने डिप्लोमा किया आप सीधा जाके सीपीएम का एग्जाम दे दें। या अगर डिप्लोमा भी नहीं किया हुआ तो 23 घंटे की ट्रेनिंग लेके आप सीएपीएम का एग्जाम फिर भी दे सकते हैं। ठीक है। जो एग्जाम में क्वेश्चंस हैं आपके, नए एग्जाम के पैटर्न के मुताबिक पहले 200 क्वेश्चन हुआ करते थे 4 घंटे में। अब इन्होंने क्या किया है कि दिस टाइम दे हैव इंट्रोड्यूस्ड अ ब्रेक इन द एग्जाम, और उस ब्रेक का टाइम बीच में से निकाल के उन्होंने कुछ क्वेश्चन निकाल दिए। नाउ यू गेट 180 क्वेश्चंस फॉर 4 hours एंड यू विल हैव अ ब्रेक ऑफ 10 minutes। ये लिखा हुआ है, द एग्जाम इज डिवाइडेड इनटू 2 sections, यू विल हैव 10 minutes ब्रेक once you complete the first section। once your break has begun you will not be able to review questions। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आपका एग्जाम प्रैक्टिकली 2 हिस्सों में डिवाइड हो गया। जो पोर्शन आप ब्रेक से पहले कंप्लीट करेंगे
वो दोबारा वो सबमिट हो जाएगा, वो आप दोबारा ठीक नहीं कर सकते, उसको रिव्यू नहीं कर सकते। ब्रेक के बाद जो पोर्शन आप करेंगे वो ब्रेक के बाद होगा और उसी को सिर्फ आप आखिर में रिव्यू कर सकेंगे। और ये बात यहां नहीं लिखी हुई, लेकिन मुझे किसी ने बताया था कि इट इज नॉट 50-50 डिस्ट्रीब्यूशन, मतलब आपको आधे क्वेश्चंस पहले नहीं देते, बल्कि पहले पोर्शन में ज्यादा क्वेश्चन देते हैं थोड़े से। तो आपको जरा स्पीड तेज रखनी पड़ेगी पहले सेक्शन में खास तौर पे, और वैसे ओवरऑल भी स्पीड तेज ही रखनी पड़ती। आपके 180 क्वेश्चंस में से 5 क्वेश्चन वो हैं जो कि टेस्ट एंड ट्रायल क्वेश्चन है, प्री टेस्ट क्वेश्चन कहते हैं इनको। इनके आपको मार्क नहीं मिलेंगे, ना ही कटेंगे। ये वो क्वेश्चन है जो उन्होंने नए क्वेश्चन ऐड किए हैं एंड दे वांट टू चेक द डिफिकल्टी लेवल। लेकिन इसका ये कतन मतलब नहीं है कि आपके मार्क तो 175 होने हैं तो 5 आप छोड़ दें। आपको क्या पता कौन से छोड़ने हैं, कौन से प्री टेस्ट क्वेश्चन है, ये तो आपको पता ही नहीं चलेगा। इसलिए फॉरगेट अबाउट इट। यू टारगेट टू अटेन योर स्कोर आउट ऑफ 180 एंड दैट्स इट। तो प्रैक्टिकली स्पीकिंग आपको 240 के बजाय 230 आवर्स मिले, मिनट मिले। 230 मिनट्स में आपने 180 सवाल करने हैं। तो ये है जी। जहां तक सीएपीएम का ताल्लुक है, उनके 150 सवाल होते हैं, 3 घंटे होते हैं, और 15 उनके अनस्कोर्ड क्वेश्चन होते हैं, प्री टेस्ट क्वेश्चन। सर जी जी। जी एक क्वेश्चन मेरा, जैसे अभी 21 आवर्स की मेरी ट्रेनिंग है ना, तो ये हम कह रहे हैं कि 35 आवर्स की ट्रेनिंग होनी चाहिए, तो अगर इसके बाद रिमेनिंग आवर्स की मैं ट्रेनिंग ले लेती हूँ तो मैं पीएमपी का एग्जाम दे सकती हूँ? जी जी जी, बिल्कुल दे सकती हैं। और इसमें आपको बहुत ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। इवन जो आपने बिजनेस एनालिसिस का कोर्स किया था, आप चाहें तो हम्म। उसके आवर्स भी गिन सकती हैं। और अच्छा, ओके। उसमें भी तो यही चीजें पड़ी थी ना, मोस्टली जी टूल्स जी तो जी। यही थे ना। जी। दूसरी बात, अ, मेरे लेक्चर्स हैं इसके पूरे कंप्लीट बने हुए। वो अगर आप से के अटेंड नहीं करना चाहती फ्रेश कोर्स, तो वो लेक्चर सुन लीजिएगा, उसके पीडीयूज मिल जाएंगे। बीए की? नहीं नहीं, पीएमपी के। ओके। ओके, ठीक है, सही है, ठीक है सर। मैं आजकल ट्रेनिंग जो पीएमपी की कराता हूँ वो भी ऐसे ही कराता हूँ कि मैं लेक्चर्स देता नहीं हूँ, जैसे आपको पढ़ा रहा हूँ ऐसे नहीं पढ़ाता। मैंने अच्छा, लेक्चर्स रिकॉर्ड करके रखे, सही वो मैं सही। स्टूडेंट्स को दे देता हूँ और उनको कहता हूँ कि टारगेट देता हूँ कि जी अब आपने फलानी तारीख तक ये लेक्चर सुन के आना है, और इस तारीख को शाम को हम बैठेंगे और आधे घंटे में आपने मुझसे क्वेश्चन आंसर करने हैं। सही, इस ठीक है। तरह हफ्ते में 2 बार हम करते हैं। तो स्टूडेंट का अपना पेस है, जो जितनी तेजी से पढ़ना चाहे उतनी तेजी से पढ़ सकता है। मेरे पास एक बैच हम्म। आया है जो कहते हैं हमने दिनों में खत्म करना है। तो मैंने कहा बस ठीक है, रोजाना आपकी आप क्वेश्चन आंसर करें मेरे से, और 5-7 दिनों में अपनी ट्रेनिंग मुकम्मल करके जाके एग्जाम दे दें। एक बैच है जो पिछले 3-4 महीने से बैठा हुआ है, आहिस्ता आहिस्ता महीने हफ्ते में एक क्लास हो गई, इस तरीके के साथ करते हैं, तो वो स्लो जा रहे हैं। जी। तो उसमें आपको हम इंक्लूड कर लेंगे किसी भी सेशन। ठीक है जी। ये थोड़ी सी स्लाइडें हैं कि एग्जाम कंटेंट कैसे बनता है, ये मैं पहले आपसे बात कर चुका हूं। अच्छा जी, पीएमपी का जो एग्जाम है, ये फीस को देख लें, फीस स्ट्रक्चर को। पीएमपी का एग्जाम अगर आप मेंबर हो तो $405 देंगे। अगर आप मेंबर ना हो तो यू हैव टू पे $555। एग्जैक्टली सेम पीबीए का भी यही रेट है। अच्छा जी, ये री एग्जामिन अगर आप करते हैं एज अ मेंबर, दोबारा मतलब खुदा ना खास्ता पहली दफा फेल हो गए हैं और दोबारा एग्जाम देते हैं, तो री एग्जामिन करने के लिए आपको $275 एज अ मेंबर देने पड़ेंगे, अगर आप मेंबर हैं, और लाजमी बात है होंगे आप।
और अगर मेंबर ना हुए तो 375 आपको पे करने पड़ेंगे फॉर सेकंड एंड थर्ड अटेम्प्ट ड्यूरिंग द एलिजिबिलिटी पीरियड ऑफ 1 ईयर। ठीक है जी। और जब आप का साइकिल कंप्लीट हो जाए, जब सर्टिफिकेशन कर लें और 3 साल गुजर जाएं और आप रिन्यू करने जाएं, तो मेंबर्स की रिन्यूअल हो जाती है $60 में और नॉन मेंबर्स की होती है $150। CAPM का जो रेट है वो एग्जाम मेंबर के लिए 225, नॉन मेंबर के लिए 300, री एग्जामिन जो है वो मेंबर के लिए 150, नॉन मेंबर के लिए 200। और अब इसका भी रिन्यूअल शुरू हो गया है, $60 रिन्यूअल है इसका और मेंबर के लिए, और $150 फॉर नॉन मेंबर। ठीक है जी। तो ये PMP और CAPM दोनों का काम हो गया। फिर आ जाती है जी इसके एग्जाम को आपने स्केड्यूल कैसे करना है। ब्रेक लेना हो तो मुझे खुद बता दीजिएगा आप। जी सर, मेरा ख्याल है कि सर ब्रेक ले लेते हैं। 12 o'clock हो रहे हैं ना, फिर 1 o'clock पे भी ब्रेक चाहिए होगा। जी कितनी देर ब्रेक लेना चाह रही हैं आप? सर 10 मिनट्स में भी, 10 10 to मिनट्स 15 कर लीजिए। मिनट्स, 15 मिनट्स कर लें। 15 मिनट्स कर लें। 12:15 हम जी मिलते जी हैं। जी सर, चलें, थैंक यू वेरी मच जी। सी यू आफ्टर थैंक यू सर। 15 मिनट्स। मैं लॉग आउट कर रहा हूँ, फिर दोबारा हम करेंगे लॉग इन।